हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दिन से शेर नहीं सुनाया मैंने तुम्हें, तो आज सुनाता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इसीलिए मैंने देखा है कि एक पैर ना होने के बावजूद अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट चढ़ जाती है, और हम सब लोग दोनों पैर सलामत होने के बावजूद भी अगर हमें 3rd फ्लोर पे भी चढ़ना हो तो हमें लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो बी लाइक अरुणिमा सिन्हा, और सारे जो चैलेंजेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हैं, उनको ओवरकम करिए एंड बी फोकस ऑन योर स्टडी and be the champion of your life. Okay, so now we are going to start a very interesting topic, that is allergy. एलर्जी आप जानते हैं, बहुत सारे लोग एलर्जी से परेशान होते हैं। कि आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी दूसरे शहर जाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, लाइक रनिंग नोज़, वाटरी आइज़, आँखों में आंसू आ जाते हैं, छींक बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं ये क्या हो गया, आपको एलर्जी हो गई है, राइट। और जब हम दूसरे शहर से अपने घर वापस आते हैं, अपने एनवायरनमेंट में, तो हमें वो उस एलर्जी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखो बेटा, व्हाट इज़ एलर्जी, अगर हम साइंटिफिक तरीके से डिफ़ाइन करें तो एलर्जी का मतलब है एग्जीग्रेटेड रेस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, दैट इज़ नोन एज द एलर्जी। देखिए आजकल क्या होता है, कई बार हम कॉमन भाषा में ही कह देते हैं कि मुझे इससे एलर्जी है। एलर्जी का मतलब, सपोज़ करिए हम किसी पर्सन को लाइक नहीं करते हैं तो हमें गुस्सा आता है, बुरा लगता है हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल अपने अपोनेंट को देखकर पागल हो जाएं। तो ऐसे जो हमारा इम्यून सिस्टम है, अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ही प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो जब एग्जीग्रेटेड रेस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज द एलर्जी। क्लियर? तो देखिए, जो सब्सटेंस एलर्जी करते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस, राइट। तो जो एलर्जेंस हैं, एलर्जी के केस में क्या होता है, हमारे अंदर एंटीबॉडी बनती है IgE टाइप, IgE। अच्छा, एक और मैंने एंटीबॉडी बताई थी, आपको याद होना चाहिए, कि जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, क्या कहते हैं मदर के फर्स्ट मिल्क को, भूल गए ना, कोलेस्ट्रम। तो उसमें कौन सी एंटीबॉडीज बताई थी मैंने, IgA, लास्ट वीडियो में। तो वो जो IgA था वो कोलेस्ट्रम में था, और एलर्जी के लिए कौन सी एंटीबॉडी है, IgE। अच्छा, ये Ig क्या होता है, Ig का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। क्या, इम्यूनोग्लोबिन। तो IgE एंटीबॉडीज बनते हैं हमारे अंदर अगेंस्ट एलर्जेंस, राइट। तो एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, हमें डस्ट से, धूल मिट्टी से लोगों को एलर्जी हो जाती है। माइट्स होते हैं, एनिमल डेंडर, गोबर वगैरह के पार्टिकल उड़ रहे होते हैं, उनसे हमें एलर्जी हो जाती है। इवन पोलन ग्रेन से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। मेरा एक दोस्त है, वो नोएडा में जॉब करते हैं, वो कई बार जब फ्लावरिंग का पीरियड होता है वो जॉब पे नहीं जाते क्योंकि उसे डस्ट से एलर्जी है। और कुछ लोग ऐसे हैं, वो गार्डन में नहीं जाते, क्यों, बिकॉज दे सफ़र एलर्जी फ्रॉम पोलन ग्रेन्स। तो देखिए, जब एलर्जी होती है तो हमारे अंदर 2 केमिकल्स बनते हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, आपने बुक में देख सकते हैं। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन बन रहे हैं तो हमारे अंदर एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम एंटी हिस्टामिन ड्रग लें। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये आप देखिए, चलिए, और देखिए मेट्रो सिटीज़ में तो एलर्जी के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, दे आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जी, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। तो देखिए ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जब कोई फॉरेन एंटीजन होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब एंटीजन तो हमारी बॉडी के अंदर भी है,
बट आवर बॉडी रिएक्ट और रेस्पॉन्ड अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। इसका मीनिंग हमारी जो बॉडी है वो पहचान सकती है कि कौन सा फॉरेन एंटीजन है, कौन सा खुद का है। बट ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है इसमें कि कई बार जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद की सेल पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो ऐसा देखा गया है, एक डिजीज़ होती है रूमेटाइड आर्थराइटिस, जैसे गठिया रोग हो जाता है, जोड़ों का दर्द। तो इस डिजीज़ में ऐसा होता है, और इसका क्या एग्जैक्ट रीज़न है कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद की सेल पे अटैक कर रहे हैं। सो दिस मतलब खुद के लोग ही जैसे दुश्मन हो गए, ठीक है भाई। लड़ना तो फॉरेन एंटीजन से था, लेकिन ये भी खुद की सेल को ही किल कर रहे हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़। अब मैं आपसे बात करूँगा इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो देखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसमें हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़ होते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है लिम्फोइड ऑर्गन्स का। तो जो बेटा लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वो दो टाइप के हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वो है हमारे बोन मैरो एंड सेकंड क्या है, थाइमस ग्लैंड, राइट। तो दीज आर नोन एज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है उनका ओरिजिन, मैचुरेशन वो इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है। क्लियर। अब देखिए जैसे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इनका नाम कैसे रखा गया है बताता हूँ। एक बात तो आप ध्यान रखिए, वेदर इट इज़ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दोनों का ओरिजिन बोन मैरो में ही होता है, राइट। दोनों का ओरिजिन कहाँ हुआ, बोन मैरो में। अब जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर हो जाएगी दैट इज नोन एज द बी लिम्फोसाइट, और जो थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होगी दैट इज नोन एज द टी लिम्फोसाइट। क्लियर। तो देखिए टी लिम्फोसाइट क्या है, तो वहाँ उसमें मैच्योर हो गई थाइमस ग्लैंड में जाकर। अब देखिए इसके बाद आते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ, स्प्लीन होता है, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, आप बुक में देख सकते हैं। तो ये सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। तो देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, ये वो प्लेस है, समझ लीजिए जंग का मैदान है कि एंटीबॉडीज़ मैंने आपको बताया था बी लिम्फोसाइट बनाती हैं और टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करती हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ और जो पैथोजन है उनके बीच में, एंटीजन के बीच में जो इंटरैक्शन होता है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है, ठीक है। और देखिए जो डिफरेंट लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, लिम्फोइड टिश्यू हैं, वो उनकी पोजीशन आपको फिगर में दी हुई है। तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है एंटीबॉडीज़ और एंटीजन के बीच में, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार हमारे टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, तो कुछ लोग तो उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टॉन्सिल्स की, यहाँ गले के पास होते हैं, कि बच्चों के टॉन्सिल से निकलवाए थे। अरे भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, टॉन्सिल निकलवा देंगे तो फिर क्या होगा, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, राइट। और इम्यूनिटी ख़त्म हो गई तो बच्चा तो किसी बीमारी से लड़ ही नहीं पाएगा। तो वी शुड नेवर डू दिस, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए जो स्प्लीन है, स्प्लीन जो है ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, बीन शेप होता है ये। और इनके अंदर क्या होता है कि स्प्लीन को हम, ये रिजर्वोयर भी है इराइथ्रोसाइट्स का, इसको हम कहते हैं ग्रेवी यार्ड ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी की डेथ हो जाती है तो वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होगा कि जैसे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में कि ये जो फॉरेन एंटीजन है या पैथोजन है उनको फिल्टर करेंगी या खा जाएंगी, मार डालेंगी, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा है हमारे इसमें। तो बाकी लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, एक लिखा हुआ है माल्ट। माल्ट क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। हमारे जितने भी ये आप समझ सकते हैं मेजर ट्रैक्ट हैं,
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है। तो इनकी जो लाइनिंग है, आप देखेंगे अंदर की जो लेयर है उसमें भी ये टिश्यू पाए जाते हैं, लिम्फोइड टिश्यू। तो आप समझिए अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई जर्म जा रहा है तो उनकी जो लाइनिंग है दे आर आल्सो एबल टू किल द पैथोजन। और ये जो माल्ट है ना, ये हमारे लिम्फोइड टिश्यू का 50% बनाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में। तो आप सोचिए दे आर आल्सो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द इन्फेक्शन। अच्छा, एक थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करना चाहूँगा। तो थाइमस जो ग्लैंड होती है वो हमारे हार्ट के पास होती है। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ग्रेजुअली इसका साइज़ डिक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। और प्यूबर्टी एज तक इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है और बुढ़ापे में तो ख़त्म ही हो जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि अब सोचिए टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहाँ हो रही है, थाइमस ग्लैंड में। और आप समझिए जब तक हमारे अंदर लिम्फोसाइट नहीं होंगी तो क्या हमारे अंदर इम्यूनिटी होगी? नहीं। और हम कह रहे हैं एज के साथ साथ थाइमस ग्लैंड का साइज़ कम होता जा रहा है। इसका मतलब नेचर का अपना भी प्लान है कि वो हमारी इम्यूनिटी को वीक करके हमें ख़त्म करना चाहता है। तो बेटा आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द एड्स, AIDS। और आपने इसका बहुत नाम सुना है। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर का मतलब क्या हुआ कि इसे हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। इट मीन्स दिस इज नॉट कंजेनिटल डिजीज। ओके, तो इस डिजीज़ में क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, राइट। और सिंड्रोम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, किसे बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एड्स अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये कर क्या रही है, ये हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म कर रही है। अब जैसे एड्स का जो वायरस है उसका नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो जो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो हमारे टी लिम्फोसाइट को ख़त्म कर देता है, टी हेल्पर सेल को। अब सोचिए अगर टी हेल्पर सेल नहीं होंगे तो बताइए क्या आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन पाएंगी? नो, नेवर। और क्या आपके अंदर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगी? नो, नेवर। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, टी हेल्पर सेल को किल करके हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म कर दिया। तो इससे ये होगा कि हम जिस डिजीज़ से अपने आप को नॉर्मली प्रोटेक्ट कर पाते थे, अब हमारे अंदर इम्यूनिटी तो है नहीं तो हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप सोच देखिए कोरोना में भी क्या हो रहा है, यही कहा जा रहा है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, इनको बिल्कुल बाहर ना निकलने दें। क्यों? बिकॉज दे हैव वीक इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी वीक है तो दे विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, neither from corona or any other infection. So they are not allowed at any cost to go outside. तो देखिए अगर आपने आपको हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो योर इम्यूनिटी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। तो जो एड्स वायरस है इसका सबसे पहले पता 1981 में पता चला, मुझे याद है 1981 में। तो आप सोचिए 40 ईयर्स हो चुके हैं। इन द 40 ईयर्स 440 मिलियन पीपल हैव डाइड। 40 मिलियन मीन्स 4 करोड़ लोग 40 साल में मर चुके हैं। इट मीन्स हर साल लगभग 10 लाख लोग इससे मर रहे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो HIV वायरस है इसको हम रेट्रो वायरस कहते हैं। वाई नहीं पता आपको? बिकॉज इट हैज़ RNA जेनेटिक मटेरियल। सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA होता है। बट HIV में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? RNA। सो दैट्स वाई इट इज नोन एज द रेट्रो वायरस। अब ये बीमारी फैलती कैसे है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि ये बीमारी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम कोई निडल शेयर कर रहे हैं, इसलिए बोला जाता है हमेशा कौन सी निडल यूज़ करें? डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ करनी चाहिए। एक सिरिंज जिससे किसी को इंजेक्शन लग चुका है किसी दूसरे को नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, इन्फेक्टेड मदर से फिटस में हो सकता है, चाइल्ड को हो सकता है।
क्योंकि आप जानते हैं जो फीटस का ब्लड है और मदर का ब्लड है वो बिल्कुल एक दूसरे के कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और चौथा ये हो सकता है अगर कोई व्यक्ति बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा रहे हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आप जानते हैं बहुत सारे लोग, उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो ब्लड लेते हैं। तो ब्लड लेने का मतलब क्या हुआ कि अगर उन्होंने इन्फेक्टेड ब्लड ले लिया तो उनकी डेथ भी हो सकती है, उनको एड्स हो सकते हैं। तो देखिए जो चीज़ें हैं ना, इनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, राइट। तो देखिए आपने बुक में फिगर देखिए कैसे इन्फेक्शन फैलता है, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए आप ये देखिए ये एक एनिमल सेल है, दिस वन, अंदर वाली पे ध्यान देना है, अंदर वाली पे, ठीक है। ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल, ठीक है। ये बाहर वाला तो उन्होंने अननेसेसरी एक बॉक्स बना दिया है, इससे कंफ्यूज ना हो। तो ये अंदर वाली एनिमल सेल है। अब समझिए कोई रेट्रो वायरस है, HIV वायरस है, वो एनिमल सेल पे अटैक करता है। तो आपको पता है वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है और बाहर एक प्रोटीन कोट होता है। तो ये जो वायरल RNA जिसने अटैक किया यहाँ पर, तो आप देखिए इसका केवल जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा, केवल RNA अंदर एंट्री करेगा एनिमल सेल में, प्रोटीन कोड बाहर रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो वायरस का RNA है उससे वायरस का DNA बन जाएगा। क्या बनेगा, वायरस के RNA से वायरस का DNA। तो ये क्या हुआ, तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि DNA से RNA बनने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, RNA से DNA बन रहा है तो इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम इसमें हेल्प करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो वायरस के RNA से वायरस का DNA बन गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर, फिर से देखिए। तो ये जो वायरल DNA बन गया, तो ये वायरल DNA जो है एनिमल सेल के, ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, उसके DNA के साथ जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जुड़ गया कि वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। अब देखिए आपको नॉर्मली प्रोसीजर क्या है, DNA से RNA बनता है। तो अब ये जब जो एनिमल सेल है या सपोज करिए ह्यूमन सेल है, उसके DNA से RNA बनेगा। तो यहाँ जो वायरस का RNA जुड़ गया है उसका भी RNA बन जाएगा। तो इस तरह वायरस के बहुत सारे RNA बन जाएंगे और उनके चारों ओर प्रोटीन कोड भी बन जाएगा। तो जब प्रोटीन कोड ही बन गया और वायरस का RNA ही बन गया तो बहुत सारे रेट्रो वायरस HIV वायरस बन गए। अब ये जो HIV वायरस हैं ये एक सेल से निकलकर बाकी सेल में भी इन्फेक्शन फैलाएंगे और इस तरह इन्फेक्शन जो है बॉडी की हर सेल में पहुंचता जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो देखिए एड्स के बारे में हमें बहुत ध्यान रखना है कि एड्स ऐसे नहीं फैलता है केवल टच के द्वारा। जैसे कोरोना में हो रहा है कि हम कह रहे हैं मास्क लगाए घूमो, बार बार हैंड वॉश करिए, ठीक है। तो ये टच के थ्रू नहीं फैलता है। तो अगर किसी पर्सन को, कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है या उसमें एड्स का इन्फेक्शन है तो हमें उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए कि हम उससे बात ना करें, उससे गले ना मिलें, उससे शेक हैंड ना करें, उसका मतलब सोशल बाइकाट ना करें, उसके साथ खाना ना खाएं और वो बेचारा मतलब उसे बुरा लगे, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो और देखिए कई बार क्या होता है कि जो एड्स का इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन होने के बाद बिल्कुल एक मतलब ऐसे पीरियड में चला जाता है कि वो अपने सिम्टम्स को एक्सप्रेस नहीं करता है। एक टाइम लैग आ जाता है दोनों के बीच में और ये टाइम लैग जो है ये 5 से 10 साल का भी हो सकता है, ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब जो मैं बता रहा हूँ कि जब एड्स का इन्फेक्शन मान लीजिए एक ह्यूमन के अंदर अटैक करेगा तो वो उसकी किस सेल में अटैक करेगा, सबसे पहले मैक्रोफेजेस में अटैक करेगा और मैक्रोफेज में जाके वो मल्टीप्लाई करेगा, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ग्रेजुअली जो मैक्रोफेजेस सेल हैं वो HIV फैक्ट्री की तरह काम करेंगी, राइट। फिर ये जो HIV वायरस है वो T लिम्फोसाइट सेल में, हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल में भी अटैक कर देगा और जितनी भी हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देगा।
तो उससे क्या हुआ, जब टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय हो गई तो इम्यूनिटी ही ख़त्म हो गई। तो अब पर्सन नॉर्मली जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था किसी भी इन्फेक्शन से, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और देखिए इसमें सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, उसको फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है जब एड्स के सिम्टम्स आएंगे, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ध्यान रखिए, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, इसका टेस्ट जो होता है उसको एलिसा टेस्ट कहते हैं। एड्स का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, एलिसा टेस्ट। तो एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, किसी का ऑपरेशन होता है, मेरा भी माइनर ऑपरेशन हुआ था एक बार, तो सबसे पहले आजकल वही टेस्ट करते हैं कि भाई आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको हाइपरटेंशन भी नहीं है तो नहीं है, या आपको HIV तो नहीं है। तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया था, तो कौन सा टेस्ट किया होगा, एलिसा टेस्ट किया होगा। तो ये चीज़ है। और देखिए जो डिज़ीज़ है ना एड्स, दैट इज़ इनक्योरेबल सो फार, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आजकल जो एंटी ड्रग्स आती हैं, रेट्रोवायरल ड्रग, वो क्या कर सकती हैं, पेशेंट की लाइफ को थोड़ा बढ़ा सकती हैं 5-10 साल, लेकिन एड्स का कोई ट्रीटमेंट है नहीं है, इट इज़ इनक्योरेबल डिजीज़, ये आप ध्यान रखिए। ओके।